फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना जो अध्याय नंबर 3 है यानी कि चैप्टर नंबर 3 है, जिसका टाइटल है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है, वो आज हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो अपना अध्याय नंबर 1 है, अध्याय नंबर 1 का टाइटल क्या था? अध्याय नंबर 1 का टाइटल था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। और उसके बाद था हमारा अध्याय नंबर 2। अध्याय 2 का टाइटल था भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये टाइटल था हमारे चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2 का, ठीक है। तो अगर आप अध्याय नंबर 1 और 2 को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई को अपने मोबाइल पर जाकर आप यूट्यूब से हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और प्रीवियस जो लेक्चर है हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद में आपको वहाँ हमारे चैनल के ऊपर जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के, ठीक है, ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देखें उसको और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई गई है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना अध्याय नंबर 3। टाइटल मैंने आपको बता ही दिया है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपना जो चैप्टर है हमारा, उसकी जो शुरुआत हो रही है। देखिए टाइटल क्या था? टाइटल था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो उसमें भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबसे पहले हमको समझना होगा कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए विश्व के देशों का एक दूसरे के निकट आ जाना ही वैश्वीकरण है। दुनिया के देश जो एक दूसरे से दूर हैं, जब वो तकनीक के माध्यम से, जब वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जब वह संचार और परिवहन के तीव्र साधनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ में आकर जुड़ जाते, एक दूसरे के निकट आ जाते, समीप आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण के लिए भूमंडलीकरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा, किसके द्वारा? वैश्वीकरण के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में एकीकरण देखने के लिए मिलता है। पूरी दुनिया के देश एक हो गए, ऐसा लग रहा है कि सबकी संस्कृति, सबकी धार्मिक स्थिति, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में आकर जुड़ गई है। एक दूसरे के साथ में वो आकर एकीकरण उनका हो गया है। तो ये वैश्वीकरण की एक खास बात बताई गई है। दूसरी बात करते हैं हम अतीत की बात करते हैं, थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, अतीत में जाते हैं। प्राचीन काल से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक यात्री, व्यापारी और पुजारियों तथा धर्म यात्रियों ने लंबी दूरी को तय किया है। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण के कारण ही लोग एक दूसरे के या देश एक दूसरे के निकट आए हैं। यात्राएं तो पहले से भी होती थी, लेकिन जितनी सरलता से यात्रा आज वैश्वीकरण के दौर में आप कर सकते हैं, इतनी सुविधाजनक तरीके से और इतनी आसानी से आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते थे। क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है अतीत में। अतीत में जिन लोगों ने भी यात्राएं की, आप देखोगे इब्न बतूता का नाम आता है, अल बरूनी का नाम आता है, फ्रांसिस बर्नियर का नाम आता है, मैगस्थनीज का नाम आता है। ये वो लोग हैं जो समय समय पर और जो पीछे बीती हुई शताब्दी और ईसा पूर्व में भी अनेक लंबे समय तक जिन्होंने भारत की यात्राएं की हैं, लेकिन यात्रा करने में लगने वाला समय बहुत ज़्यादा था और उनको यात्रा करने में जितनी असुविधा होती थी, जितनी असुरक्षित वातावरण उस समय था यात्रा करने में, उतनी आज असुविधा नहीं है।
आज आप वायुयान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं। लेकिन अतीत की बात करें तो अतीत में आप देखोगे कि अतीत में बहुत सारे यात्री आया करते थे, व्यापारी भी आते थे, पुजारी भी आते थे, तीर्थयात्री आते थे और बहुत लंबी दूरी पैदल तय करके आते थे, या फिर अपने जानवर जैसे कि ऊंट पर या घोड़े पर वो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद में और बहुत दुष्कर मार्गों से निकलकर और असुरक्षित वातावरण में, क्योंकि रास्ते के अंदर उनको अपनी मृत्यु के होने यानी कि हत्या के होने का और लूटपाट होने का भी डर रहता था, क्योंकि बहुत सारे जो चोर डकैत लोग किस्म के होते थे वो उनके ऊपर कई बार अटैक करके उनके माल को लूट लेते थे और उनको जख्मी कर देते थे और कई बार उनको मार भी देते थे। तो अतीत में यात्रा करना आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन वर्तमान समय में जबकि आज विश्व में अनेक प्रकार की तकनीक विकसित हो चुकी है, ऐसे समय में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, वस्तुओं का आवागमन, मुद्रा का, व्यक्ति का और वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आज बहुत सरल हो गया है और एक सुरक्षित वातावरण में आप यात्रा कर सकते हैं। इन यात्राओं ने, जो पुजारी, व्यापारी और तीर्थयात्रियों ने जो यात्राएं की, इन यात्राओं ने सामान, मुद्रा, कौशल और रिवाजों तथा कई प्रकार की बीमारियों का भी आदान प्रदान किया। आपको पता है कि जब एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें दूसरे देशों को देता भी है और वहां से बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट भी करता है। तो आप देख रहे हैं कि जब प्राचीन समय में जो यात्री, व्यापारी और पुजारी और तीर्थयात्री लंबी दूरी की यात्राओं को तय करते थे तो अपने साथ में बहुत सारा ऐसा सामान और मुद्रा यानी कि अपना जो करेंसी होता था, अपना स्किल, अपने रीति रिवाज और यहाँ तक कि बीमारियां भी जो होती थी उनका भी आदान प्रदान हो जाता था। एक जगह की बीमारी दूसरी जगह फैल जाती थी। कोरोना के समय में आपने देखा कि किस तरीके से कोविड-19 विश्व के अनेक देशों में प्रसारित हुआ और वो इसीलिए हुआ क्योंकि फ्लाइट्स के माध्यम से जो लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए उनके साथ वो कोविड-19 का वायरस भी चला गया। इसी तरीके से प्राचीन समय में भी यात्री जब जाते थे तो उनके साथ में बहुत सारी वस्तुएं आदान प्रदान होती थी और बीमारियां भी कई बार तो आदान प्रदान हो जाती थी। लगभग 3000 ईसा पूर्व की बात है कि जब समुद्री व्यापार के द्वारा, क्योंकि उस समय हवाई जहाज नहीं थे तो उस समय व्यापार होता तो था, लेकिन किसके माध्यम से होता था? समुद्री मार्गों के द्वारा व्यापार होता था और समुद्री व्यापार के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता और पश्चिम एशिया से जुड़ी। कौन सी सभ्यता जुड़ी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ जुड़ गई? पश्चिम एशिया से जुड़ी। किसके द्वारा जुड़ी? समुद्री व्यापार के द्वारा। कितने समय पहले? लगभग 3000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वो समुद्री व्यापार के द्वारा पश्चिमी एशिया से जुड़ गई और वहीं रेशम मार्ग के द्वारा चीन पश्चिम से जुड़ गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम एशिया से जुड़ा समुद्री व्यापार के द्वारा और चीन रेशम मार्ग के द्वारा पश्चिम से जुड़ गया था। अमेरिका की खोज के बाद आपको पता होगा कि अमेरिका की खोज जो थी वो 1492 में हुई और 1492 में जब लगभग उसकी खोज हुई तो अमेरिका की खोज के बाद में बहुत सारी जो खाद्य वस्तुएं थी, खाने पीने वाली वस्तुएं थी, जैसे कि आपकी मिर्च थी, इसके अलावा आलू था, मक्का थी, इस तरीके की जो खाद्य वस्तुएं थी उन्होंने यूरोप तथा एशिया तक अपनी पहुंच बना ली थी। अब वो खाद्य वस्तुएं अमेरिका से एशिया और यूरोप के महाद्वीपों के अंदर जो देश स्थित थे वहां पर भी वो पहुंचने लगी थी। वहीं यूरोपीय विजेता, जो यूरोप के वो विजेता थे जिन्होंने अमेरिका पर जीत हासिल की थी, उन्होंने अमेरिका में अनेक प्रकार के चेचक के रोगाणु भी वो अपने साथ ले गए। जब यूरोप के लोग पहुंचे अमेरिका तो वहां जाने के बाद में बड़ी तेजी से वहां पर क्या फैल गया? चेचक फैल गया। और चेचक क्यों फैल गया? चेचक इसलिए फैल गया क्योंकि जो यूरोप में चेचक की जो बीमारी थी, जो रोगाणु थे, वो उन लोगों के साथ में अमेरिका तक पहुंच गई और अमेरिका में व्यापक पैमाने पर चेचक की बीमारी जो थी वो फैल गई थी। अब हम बात करते हैं इतिहास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्ग की बात आती है। जब खासकर हम व्यापार की बात करते हैं तो रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं, और इसको सिल्क रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रूट के माध्यम से
इस मार्ग के द्वारा बड़े पैमाने में जो रेशम होता था, ठीक है, उस रेशम को यूरोप तक और दुनिया के अन्य तमाम मुल्कों तक पहुंचाया जाता था। और इसीलिए इस मार्ग का नाम, क्योंकि यहाँ से रेशम का क्या होता था, रेशम का निर्यात होता था, इसीलिए इसको रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट का नाम दे दिया गया। रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 14वीं शताब्दी, देखिए कितना एक लंबे समय की ये बात कर रहे हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 14वीं शताब्दी तक ये जो मार्ग था, जिसको रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जा रहा है, यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस तथा भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। देखिए कितने देशों को आपस में जोड़ने, लिंक करने और व्यापार के द्वारा एक दूसरे के नजदीक लाने में इस रेशम मार्ग का कितना बड़ा योगदान था, जो कि भारत, फारस, अरब, ग्रीस और भूमध्य सागर तक ये मार्ग फैला हुआ था। और इस मार्ग के द्वारा रेशम का निर्यात होता था और विश्व से बहुत सारी वस्तुएं थी जिनका आयात भी होता था। तो निर्यात और आयात का एक मुख्य जो मार्ग माना जाता था, लंबे समय तक जो व्यापार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मार्ग रहा, वो रेशम मार्ग रहा, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है। और इस सिल्क रूट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं थी, इस मार्ग से चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। देखिए चीन में जो बर्तन बनाए जाते थे वो दुनिया के अन्य यूरोपीय मुल्क और बहुत सारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाले जो देश थे, वहां पर चीन के द्वारा निर्मित बनाए जाने वाले बर्तनों को इसी मार्ग से पहुंचाया जाता था। जबकि यूरोप से एशिया में जो सोना और चांदी आता था वह भी इसी मार्ग के द्वारा भारत में आता था। इसके अलावा इस मार्ग के द्वारा ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम अनेक क्षेत्रों में गए। ये वो मार्ग था बेटा कि जिससे ना केवल व्यापार हो रहा था, बल्कि बहुत सारे ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी थे या धर्म प्रचारक थे, वह इन मार्गों के द्वारा अन्य देशों में गए और अपने धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। और यही रेशम मार्ग था जिस मार्ग ने व्यापार तथा सांस्कृतिक विकास में अपना सहयोग दिया था। तो रेशम मार्ग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इन बिंदुओं की सहायता से आपको बताई गई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक करना ना भूलें। PDF आपकी इसको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप वहां जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें। आगे देखते हैं हम भोजन की यात्रा। देखिए जब नए नए देशों की खोज हुई तो नए नए देशों के साथ में क्या हुआ कि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जब अमेरिका की खोज हुई तो आलू और जो आपका मक्का था और आपकी मिर्च थी, इसके बारे में दुनिया को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इन खाद्य वस्तुओं की जानकारी तब हुई जब अमेरिका की खोज हुई और अमेरिका से व्यापक पैमाने पर आलू, मिर्च और मक्का जैसी जो खाद्य वस्तुएं थी जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में पहुंची तो वो उनसे परिचित हुए और अपने दैनिक जीवन में खाद्य वस्तु के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगे। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि जब भूमंडलीकृत विश्व बन रहा था, जब दुनिया के देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और देशों की खोज हो रही थी, तो कौन कौन सी ऐसी खाद्य वस्तुएं थी जो एक जगह से निकली और विश्व भर में वो प्रसिद्ध हो गई। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर यात्रा केवल मनुष्य की नहीं हुई, भोजन की भी यात्रा हुई। और भोजन की यात्रा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नूडल्स के बारे में। नूडल चीन की देन है। पूरी दुनिया में इसको जो प्रसारित करने और इसको फेमस बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो चीन को जाता है। नूडल चीन की देन है जो विश्व के दूसरे भागों तक पहुंचा। नूडल का ही इटालियन रूप है स्पेघेती। स्पेघेती इसको कहा जाता है।
नूडल का ही एक दूसरा नाम है स्पेघेती। और ये कहां पर इसको ऐसा कहा जाता है, इसको इटली में ऐसा कहा जाता है, इटालियन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है। दूसरा जो भोजन है जिसने यात्रा की और दुनिया के तमाम मुल्कों में फैल गया, वो दूसरी खाद्य वस्तु थी आलू। आलू अमेरिका से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में फैल गया, जिससे यूरोप के लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया, क्योंकि आलू के बारे में अभी लोग जानते नहीं थे। लेकिन जब अमेरिका की खोज हुई तो आलू दुनिया के दूसरे देशों में भी गया। आयरलैंड के जो किसान थे आलू पर इतने डिपेंड हो चुके थे, आयरलैंड के किसान, कि 1840 के दशक की ये बात है जब आलू की फसल के नष्ट होने की वजह से लाखों लोग भूख से मर गए थे। तो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट आलू बन गया था लोगों की लाइफ में, कि जब 1840 में आलू की फसल बर्बाद हुई तो लोगों को भोजन नहीं मिल पाया और वो भूख से मर गए। देन अब हम लास्ट अपना टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का, अमेरिका की खोज। और अमेरिका की खोज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों को खोज लिया था। अमेरिका के पास खनिजों का एक बड़ा भंडार था तथा यहाँ अनाज का भी पर्याप्त भंडार था, जैसा कि मैंने अभी आलू और आपको मक्का के बारे में बताया भी है। अमेरिका के अनाज ने दुनिया के अन्य लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया था। अमेरिका का जो अनाज था उसने दुनिया के लोगों के जीवन को बदला। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की शुरुआत हो चुकी थी। 13 उपनिवेश अलग अलग थे जो अमेरिका में मौजूद थे, और उन 13 उपनिवेशों पर, कुछ उपनिवेशों पर पुर्तगाल का अधिकार था, कुछ पर स्पेन का अधिकार था, कुछ पर फ्रांस का था और कुछ पर ब्रिटेन का था। तो इस तरीके से 13 उपनिवेश अमेरिका के अंदर थे, लेकिन उन 13 उपनिवेशों पर अलग अलग देशों का, यूरोप के अलग अलग राष्ट्रों का अधिकार था, किसी एक का नहीं था। ठीक है। हालांकि यह जीत हथियारों के बल पर नहीं बल्कि बीमारी के कारण संभव हुई थी। देखिए अमेरिका के लोगों पर यूरोप के देशों ने जो विजय हासिल की, उस विजय को प्राप्त करने में हथियारों का कोई बहुत बड़ा रोल या कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। केवल यूरोप के लोग यदि अमेरिकन लोगों पर विजय प्राप्त कर पाए और अमेरिका जैसे देश को भी यदि अतीत में उन्होंने अपना गुलाम बनाया, तो इसके पीछे का एक प्रमुख कारण था बीमारी। कौन सी बीमारी थी? देखिए चेचक के जो जीवाणु थे वो अमेरिका पहुंच गए। किसके द्वारा पहुंचे? जो यूरोप के लोग थे, जब वो अमेरिका गए तो वो अपने साथ में चेचक के जीवाणु भी उनके साथ चले गए, जिसने अमेरिका की एक बहुत बड़ी आबादी को मौत की नींद सुला दिया। और जब वो लोग मर गए तो वो लोग कमजोर हुए। चेचक की बीमारी के कारण से बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग मरे और वो वीक हो गए, और यूरोपीय लोगों ने आसानी से उनको अपना उपनिवेश बना लिया। तो यहाँ तक अभी हमने अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 सोशल साइंस सीबीएसई चैप्टर नंबर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसके बारे में यहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया है। आप हमारे वीडियो के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए आने वाले हमारे चैनल पर, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो आपको क्लियर भी कराएंगे, और आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर कराएंगे। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के, चाहे 2012 में हुआ हो, चाहे 2013, 14, 15, जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर के बताए जाते हैं, और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको कराए जाएंगे हमारे इसी चैनल पर, जिसका नाम है PSC4 CBSE। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।